न थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। अरे जज्बा है जिंदगी में कुछ करने का जनाब, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चे बहुत परेशान थे, बहुत उलझन में थे कि सर पढ़ाई तो हो रही है लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हालांकि कंपनी लॉ का एक अलग से पीवाईक्यू का पूरा कंपनी लॉ का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको कंपनी लॉ फर्स्ट का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जो भी बच्चे सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं वो उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, लेकिन उस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के बाद भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपके बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर में जो भी प्रश्न आए वो सब कुछ आपको समझ में आए और आप सही सही अटेम्प्ट करें, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से ऐप डाउनलोड करिए और सारथी कोर्स को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी मोहद्दीपुर में चल रही है, गोरखपुर में, तो अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बीकॉम को लाइटली मत लीजिए, बीकॉम इज नॉट अ कोर्स लाइक बीए, ठीक है। इतना लाइटली लेंगे तो फिर बीकॉम आपको लाइटली लेने लगेगा और बीकॉम के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ फर्स्ट के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, A company incorporated by the Act of Parliament। संसद के अधिनियम द्वारा निगमित एक कंपनी क्या कहलाती है? तो कोई भी कंपनी जो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट से बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी का एग्जांपल बताइए। एलआईसी, एलआईसी बनाई गई थी एलआईसी एक्ट 1956 के माध्यम से। सेबी बनाई गई थी सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से। आरबीआई बनाई गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI एक्ट 1999। इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कोई बॉडी तो नहीं बनाएगी ना। सो इनकम टैक्स एक्ट इज अ लॉ, बट इससे क्या कोई कंपनी क्रिएट की गई है? नहीं भाई। आरबीआई एक्ट के थ्रू एक आरबीआई बनाई गई है, इट इज ए कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इनकम कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बने हैं, लेकिन क्या उस कानून को पास करके कोई बॉडी क्रिएट की गई है? तब तो स्टैट्यूटरी कंपनी होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन रजिस्ट्रेशन द आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन विच फॉर्म। यानी पंजीकरण पर आरओसी आपको किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा? तो जैसे आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो INC 11 में मिलता है। किसमें मिलता है? INC 11 का मतलब क्या है? INC का मतलब है इनकॉर्पोरेशन। क्या मतलब है? इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से शुरुआत के जो चैप्टर्स है ना वो डील करते हैं कंपनी को बनाना कैसे है उससे। तो वही इनकॉर्पोरेशन नाम का जो चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन वगैरह, उसमें INC 11 जो फॉर्म है वो कब इशू करती है आरओसी? जब आपको रजिस्ट्रेशन देती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी के नाम का अनुमोदन कराना है, मतलब कंपनी का नाम अप्रूव कराना है, तो हम किस बॉडी के पास जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी आरओसी के पास हम जाएंगे। कब? जब हमको अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराना है। आपको पता होना चाहिए जब आप कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी बनाने से पहले कंपनी का नाम अप्रूव कराना पड़ता है। देखना पड़ता है कि जो कंपनी हम क्रिएट करने वाले हैं, कहीं इस नाम की कोई दूसरी कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। अगर आरओसी आपसे सेटिस्फाइड है, आरओसी देखेगी कि हाँ आपकी कंपनी का नाम यूनिक है, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन देगी, अन्यथा नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच डॉक्यूमेंट टू बी फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, जब कंपनी का पंजीयन होता है, तो कौन कौन से दस्तावेज आरओसी को सबमिट किए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिक्लेरेशन। ये तीनों के तीनों ही डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया। डिक्लेरेशन यानी एफिडेविट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एफिडेविट। ये क्या होता है? एफिडेविट मतलब मैं जो बोलूंगा, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए वो सब कुछ सही है। जैसे आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं ना तो नीचे आता है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, तो वैसे ही एफिडेविट या डिक्लेरेशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना है। कब सबमिट करना है? जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? आरओसी के पास। और साथ ही साथ क्या सबमिट करना है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, क्यों इनको सबमिट करना है? बिकॉज दे आर द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्या है कंपनी के? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, और भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है, तो इसलिए जरूरी है इसको सबमिट करना। क्वेश्चन नंबर 5,
विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद डिफिनीशन ऑफ कंपनी? कंपनी का डिफिनीशन कहाँ दिया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया। याद रखिएगा, डिफिनीशन के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, जैसे 1% कंपनी का डिफिनीशन कहाँ है, प्राइवेट कंपनी का डिफिनीशन कहाँ है, पब्लिक कंपनी का डिफिनीशन क्या है, कहाँ है, स्मॉल कंपनी का डिफिनीशन कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये जो कंपनी है, कंपनी का डिफिनीशन दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 20। और सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता क्या है? कंपनी मीन्स एनी कंपनी which is incorporated under Companies Act 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो या तो कंपनी अधिनियम 2013 में बनाई गई है, या तो इससे पहले कौन से कानून थे? कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1936, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1920, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1886। मतलब पुराने कोई भी कानून में, जैसे अब आपकी टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी 2013 में तो बनी नहीं, वो तो 100 साल से काम कर रही है, तो उसको कैसे कंपनी माना जाए? तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई उसको भी कंपनी मानेंगे, क्योंकि वो किसी तो कंपनी के अधिनियम में बनाई गई होगी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया। डिफिनीशन भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शेयर होल्डर्स रिसीव डैश फ्रॉम द कंपनी। जो शेयर धारक होते हैं, जो अंश धारक होते हैं, उनको कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। अच्छा, शेयर होल्डर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जनरली, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। किसको फिक्स डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है। अच्छा, सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उसका नाम ही है पूर्वाधिकार अंश, तो पहले सारे के सारे अधिकार उसको मिलेंगे। अच्छा, किसको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको वोटिंग राइट मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको वोटिंग राइट नहीं मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? डिविडेंड। प्रॉफिट नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिविडेंड। शेयर होल्डर्स कंपनी से डिविडेंड यानी लाभांश प्राप्त करते हैं। लाभांश मतलब, डिविडेंड मतलब अ नॉमिनल पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर धारकों में बांटा जाने वाला लाभ का छोटा 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 हिस्सा इज कॉल्ड डिविडेंड, लाभांश। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, ईपीएस कहते हैं उसे, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इसके लिए आपको फिर समझाना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है भाई? तो इस साल कंपनी की ईबीआईटी कितनी है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस निकलता है। और इसका डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं। डिविडेंड मतलब क्या है? कंपनी ने इतना पैसा कमाया, इसमें से कितना बांटेगी, अब जो बांट रही है ना वो डिविडेंड है। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट पर शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द कंपनीज। कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर करना कैसा होता है? यानी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण कैसा होता है? ऑप्शन, रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है, या प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। कैसे कह सकते हैं? कंपनी पूछा है, कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी भी आती है, तो कैसे कह सकते हैं? कंपनी में प्राइवेट कंपनी आती है, और प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है ना भाई, क्यों? पढ़ा है ना मैंने। और पब्लिक कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो भाई पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसीलिए कहा जाता है एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता है सही आंसर कौन है, एमसीक्यू का मतलब ये होता है कि उसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन है। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन है? फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंपनी के फीचर्स पढ़ते हैं ना, तो कंपनी के फीचर्स जो बताए गए हैं कंपनीज एक्ट में, वो किसके हिसाब से बताए गए? प्राइवेट कंपनी के हिसाब से नहीं बताए गए, पब्लिक कंपनी के हिसाब से बताए। इसीलिए कंपनी का एक फीचर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, हालांकि प्राइवेट कंपनी के नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्योंकि जो भी डिफिनेशन दिया गया है, वो जो भी फीचर्स बताए गए वो किसके हिसाब से बताए गए? पब्लिक कंपनी के हिसाब से, सार्वजनिक कंपनी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय। जनरली किसी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013 में आरओसी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आईएनसी 11 में मिल जाएगा। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? नहीं। अगर वो पब्लिक कंपनी है ना, तो आईएनसी 11 के बेसिस पे केवल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है, उसको एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ
बिजनेस। यानी पब्लिक कंपनी को INC 11 के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी को नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी प्राइवेट कंपनी जिस दिन बन गई, जिस दिन रजिस्टर हो गई, उस दिन से वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है विदाउट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है क्या? इसका आंसर क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसको लेने की जरूरत नहीं है? किसको लेने की जरूरत है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। अगला, द सेक्शन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज, किस सेक्शन में, किस धारा में पार्षद अंतर नियम के परिवर्तन का प्रावधान है? किस सेक्शन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर यानी चेंज करने का प्रोविजन है? सेक्शन 14 किसमें है? सेक्शन 14 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने का, और सेक्शन 13 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने का। किसमें है? सेक्शन 13 में अगर आपको किसको बदलना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो कहां जाएंगे? सेक्शन 13 के हिसाब से चेंज करेंगे। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है तो सेक्शन 14 के हिसाब से करेंगे। क्यों करते हैं ऑल्ट्रेशन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ना, ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कोई तो ऐसा रूल या रेगुलेशन हमने कंपनी ने, जब हमारी कंपनी बनी थी ना, तब हमने बना दिया था, जो आज हमारे काम में अड़ंगा लगा रहा है, हमारे काम में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अ कंपनी इज इंटरनली बाइंड बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी वो काम कदाचित नहीं कर सकती इंटरनली जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद ही वो काम कर सकती है। धारा 14। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? कम से कम 2 डायरेक्टर्स। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स। 3 मेंबर्स नहीं पूछ रहा हूं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स और कम से कम 2 मेंबर, दोनों सेम। लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर। कितने? 7 मेंबर। और कम से कम कितने डायरेक्टर्स? 3 डायरेक्टर्स। अच्छा, ज्यादा कितने हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, प्राइवेट कंपनी में भी 15, और 1 पर्सन कंपनी में भी 15 ही होता है। मतलब मैक्सिमम पे सेम लिमिट है, लेकिन मिनिमम पे डिफरेंट लिमिट है। 1 पर्सन कंपनी है कम से कम 1 डायरेक्टर और कम से कम 1 मेंबर। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 डायरेक्टर और कम से कम 2 मेंबर। और पब्लिक कंपनी कम से कम 3 डायरेक्टर और मेंबर 7 होने चाहिए। कितने? 7। चलिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी इज 2। अच्छा, मैक्सिमम मैंने बताया कि 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। क्या 15 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? यानी विशेष प्रस्ताव। ये क्या होता है? कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी के AGM में पास किया जाने वाला एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें कम से कम 75% लोग या उससे ज्यादा लोग उस डिसीजन के फेवर में आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 15 से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको क्या पास करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एन इलीगल एसोसिएशन मीन्स। इलीगल एसोसिएशन किसे कहते हैं? आपने पढ़ा ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि कम से कम पार्टनरशिप में 2 मेंबर्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। अच्छा, मान लो कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें 50 से अधिक मेंबर है और वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपनीज एक्ट की भाषा में इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किस सेक्शन में लिखी गई ये बात? सेक्शन नंबर 464 में लिखी गई है। किस सेक्शन में? सेक्शन 464 कहता है कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें 50 से अधिक मेंबर हैं और फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, क्योंकि 50 मेंबर तक होंगे तो पार्टनरशिप होगा, और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी ऐच्छिक है, मन करे तो कराओ, मन करे तो छोड़ दो। लेकिन 50 से अधिक है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं कराया तो क्या मानेंगे आपको? इलीगल एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो होना चाहिए मेरे हिसाब से C, लेकिन यहाँ पे 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट आंसर क्या लग रहा है? अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइज। एक ऐसी एंटरप्राइज जिसको रजिस्टर हो जाना चाहिए था लेकिन रजिस्टर नहीं हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन D हो सकता है। C भी हो सकता है, मैं इस पे पूरा सहमत हूं। लास्ट ईयर मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें मैंने C बताया था। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि यहाँ पे 50 पार्टनर्स नहीं लिखा, या फिर हो सकता है यूनिवर्सिटी हमारे साथ चाल कर रही हो, कोई खेल कर रही हो, तो उसने D वाला ऑप्शन भी सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यूनिवर्सिटी क्या मानेगी वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। हम प्रोफेसर हम कहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, हम आपको ओपिनियन बता सकते हैं ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला है अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइज, क्योंकि इसमें 50 पार्टनर्स तो है नहीं, 12। हाँ हाँ वही आएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, LIC किसका एग्जांपल है, स्टैट्यूटरी कंपनी यानी वैधानिक कंपनी का। क्यों, क्योंकि LIC कैसे बनी थी, LIC एक्ट 1956 से बनी थी, 1956 में कानून पास किया गया था, उसके माध्यम से बनी थी। 13 क्वेश्चन, अ कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज नोन एज, एक ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रही है, जो दूसरे कंपनी को नियंत्रित कर रही है, उसे हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को वो कंट्रोल कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी। याद रखिएगा, एक कंपनी जो दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल की जा रही है उसे हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कर सकती है, सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, पब्लिक एट लार्ज से नहीं कर सकती, मतलब सामान्य जनता से नहीं कर सकती है, कुछ चुनिंदा लोगों से कर सकती है, अपने मालिक से कर सकती है, ठीक है, फॉरेन कंपनी से कर सकती है, अपने खुद के डायरेक्टर से कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक से नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, और यहाँ पे दे देता ऑप्शन, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज देता, तो क्या मारते, ऑल ऑफ दीज। प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो मालिक से कर सकती है भाई, फॉरेन कंपनी से कर सकती है, अपने खुद के डायरेक्टर से कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक से नहीं कर सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी से कर रही है। अच्छा देखो, प्राइवेट कंपनी को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले कौन है, कुछ चुनिंदा लोग हैं। पब्लिक कंपनी को चलाने वाले कौन है, कोई भी पब्लिक कंपनी मेंबर बन सकता है भाई, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें जिसको मन करे वो पब्लिक कंपनी मेंबर बन सकता है। एक चीज और, सरकार को ज्यादा कंसर्न प्राइवेट कंपनी पे इसलिए भी है क्योंकि सरकार ज्यादा रेगुलेशंस प्राइवेट कंपनी पे लगाती ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी को काफी एग्जाम्पशंस मिले हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी का नकेल कस के रखी है सरकार, भागने नहीं देती उसको, और लिस्टेड कंपनी का तो हालत खराब करके रखती है। इतने कंप्लायंस की कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ता है केवल इसी चीज को देखने के लिए, देखो लॉ वगैरह हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, कोई लॉ हम लोग ब्रीच कर रहे हैं, कोई किसी लॉ का हम वायलेशन कर रहे हैं, केवल इस चीज के लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, समझ रहे हो। तो प्राइवेट कंपनी को क्यों पब्लिक से मना किया गया, क्योंकि भाई तुम प्राइवेट से डील करो, प्राइवेट यानी कुछ चुनिंदा लोगों से डील करो, पब्लिक से डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम कौन हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी थोड़ी ना हो, ठीक है। चलिए अगला, प्रमोटर, क्या होगा ये, प्रमोटर होगा। देखो कितना अच्छा यूनिवर्सिटी साहब हमारे, कितना अच्छा स्पेलिंग उनको आता है। प्रमोटर इज ए पर्सन, प्रमोटर कौन होता है, प्रवर्तक किसे कहते हैं, जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले बिजनेस का सारा काम करता है, हु डज ऑल द प्रीलिमिनरी वर्क ऑफ अ बिजनेस एंड विच आर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को बनाने से संबंधित जितना काम होता है जो व्यक्ति करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी के गठन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन डैश डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई है उसके 30 दिन के अंदर उसके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, प्लेस जहाँ पे उनके ऑफिस के सारे काम चलते हैं, जो सॉरी सर वो रजिस्टर्ड ऑफिस इज द एड्रेस व्हिच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस वो एड्रेस है जो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है। इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों बनाना पड़ता है, जैसे कल को टारगेट गुरुकुल अगर कंपनी बनती है तो मान लो टारगेट गुरुकुल ब्रांच एक लखनऊ में चल रहा है, एक इलाहाबाद में चल रहा है, इलाहाबाद में भी हमारा ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, यहाँ लखनऊ में भी है, देवरिया में भी है, देवरिया में भी है, गोरखपुर में भी। अब बताओ हम रजिस्टर्ड ऑफिस किसको मानेंगे, गोरखपुर को मानेंगे। तो क्यों गोरखपुर को ही मान रहे हैं, क्योंकि आरओसी कहता है बेटा हमको भेजना है तुमको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पोस्ट के थ्रू तुमको चीज़ भेजनी है, तो हम कहाँ भेजें, लखनऊ भेजें, इलाहाबाद भेजें, देवरिया भेजें, गोरखपुर भेजें, कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए वो पर्टिकुलर ऑफिस का नाम पूछता है आपसे कि आपका ऑफिस एग्जैक्टली कहाँ है, बता दीजिए जहाँ से हम कम्युनिकेशन कर सकें। इसीलिए क्या जरूरत पड़ता है आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस रखने की जरूरत पड़ता है। कितने दिन में होना चाहिए, जिस दिन कंपनी आपकी बनी है उसके 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस अपने डिटरमाइन कर लो और आरओसी को कम्युनिकेट कर दो। 17, फॉर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इट इज इसेंशियल टू पास,
ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं कितने क्लॉज, कौन कौन सा, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। ये तो इसमें नहीं होता है, वो केवल 1% कंपनी में होता है। और कौन सा होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज हो गया। और जितने भी क्लॉजेज होते हैं किसके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन सा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। हम लोग भूल गए थे ना, छठवां कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, वो ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। अब भाई कंपनी का उद्देश्य ही बदलना है तो बहुत जरूरी बात है कि नहीं, बहुत जरूरी चीज है। आज तक कंपनी पढ़ाती थी, कंपनी का काम था एजुकेशनल इंडस्ट्री में काम करना, मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी में काम करते थे। कल से टारगेट गुरुकुल का ऑब्जेक्ट चेंज करके हम सब्जी बेचने चले गए, तो भाई सब्जी बेचने के लिए सारे शेयर होल्डर्स की सहमति चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम लोग की सहमति चाहिए। तो हम क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। और कितने लोग की सहमति लेंगे, एटलीस्ट 75%, यानी 3/4 मेजोरिटी के साथ एडिशनल, 3/4 मतलब 75%। चलिए अगला क्वेश्चन, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट किसे मानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मानते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्षद सीमा नियम। अच्छा, इसको पार्षद सीमा नियम हिंदी में क्यों कहते हैं, कभी सोचा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के ऑब्जेक्ट और कंपनी के स्कोप को बताता है। स्कोप मतलब सीमा, कंपनी यहीं तक काम कर सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती है। दैट्स वाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पार्षद सीमा नियम। ये सीमा निर्धारित कर देती है आपका कि यहीं तक काम करना है, यही तुम्हारी औकात है बाबू। देख लो क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके नीचे आते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट। तो पार्षद अंतर नियम अधीनस्थ हैं किसके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी कंपनी को गवर्न करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कंपनीज एक्ट 2013, सबका बाप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बाप और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का बाप। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का बाप कौन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी दादाजी कौन हो गए, कंपनीज एक्ट, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पापा हो गए, और हम हो गए लड़का कौन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेचा बच्चा छोटा सा, उसके ऊपर उसके पापा हैं कौन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके ऊपर उसके दादाजी हैं कौन, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या याद रखना कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो बात लिखी जाएगी किसके हिसाब से लिखी जाएगी, कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई बातों के हिसाब से लिखी होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई बात मेमोरेंडम या कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती है, उसके कंप्लायंस में ही लिखी जाएगी। अगर खिलाफ जाएगी तो क्या होगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसको वैलिड माना जाएगा फिर, एमओए को या कंपनीज एक्ट को, सबसे ऊपर कौन है, कंपनीज एक्ट को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय, जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका पार्षद अंतर नियम है, उस पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए, जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, कौन, सब्सक्राइबर्स, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी साइन करते हैं। और किस पे साइन करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सब्सक्राइबर कौन है, जो कंपनी का मालिक, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, शेयर खरीदा। सब्सक्राइबर मतलब जिसने कंपनी में शुरू में, बाद में नहीं, क्योंकि कंपनी जब बनेगी तब तो उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन बनेगा, बाद में थोड़ा ना बनता है। जैसे मान लो हम आज जाके रिलायंस कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो हम सब्सक्राइबर हुए, हम शेयर होल्डर होंगे। सब्सक्राइबर कौन होगा, जब मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी जब कंपनी बनाई होगी तो उस समय उन्होंने बनाया होगा, मेमोरेंडम बनवाया होगा कंपनी सेक्रेटरी से, और उसमें वो क्या होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। तो उनके हिसाब से चीजें चलेंगी, उनके हिसाब से सिग्नेचर वगैरह किया जाएगा। कौन सिग्नेचर करेगा, सब्सक्राइबर्स जो होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वही किसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आर्टिकल सब्सक्राइबर, यानी सिग्नेचर उनका होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर इशू करने आती है ना, तो आप किसी कंपनी में शेयर में पैसा कब लगाएंगे, जब आपके पास कंपनी का पूरा जानकारी होगा, इफ यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी। तो कंपनी फेंकती है एक जाल, क्या, प्रोस्पेक्टस। जैसे आप कभी किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको मिलता है उस स्कूल का प्रोस्पेक्टस,
उसमें क्या देखते हैं, स्कूल में हाई टीचर हैं, इतना क्वालिफाइड है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, साइंस लैब है। वैसे प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है कंपनी इस समय बनी थी, कंपनी के एमडी ये हैं, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हैं, कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ये हैं, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ये हैं, कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये हैं, उसमें सारी जानकारी होगी। कंपनी कितना पिछले साल में प्रॉफिट कमाई है, क्यों दी जा रही है जानकारी, शेयर होल्डर को ललचाने के लिए कि कंपनियां हमारा बढ़िया है, पैसा लगाओ। अच्छा, जब गलत जानकारी नहीं दी जाती, जानकारी जो दी जाती है वो कैसी दी जाती है, सही दी जाती है, क्योंकि सेबी है इसके ऊपर, हालत खराब कर देगा इनका कंपनी का। नहीं, टीम ऑफ सीएस, एक कंपनी में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उसमें एक हेड सीएस होता है, उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, करोड़ों में होती है, बाकी जूनियर जो होते हैं उनकी लाखों में होती है। सुनिए, एन इन्विटेशन टू ऑफर, प्रोस्पेक्टस क्या है, आप शेयर बेचना चाहते हैं, आप कंपनी है तो आप शेयर बेचने के लिए क्या देते हैं उनको, इन्विटेशन, क्या देते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण, कहते हैं बाबू देखो हमारा न्योता कैसा लगा, अच्छा लगा, पैसा देखो लास्ट पेज पे लिखा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन सबमिट करो और उसमें पैसा सबमिट करो, हमारी कंपनी का शेयर खरीदो। तो क्या है, प्रविवरण एक न्योता है जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को लुभाने के लिए कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अगला, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है भाई, नाम सुना कभी, मैंने पढ़ाया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सुनो, जब कंपनी इशू करती है ना शेयर, फाइनल प्रोस्पेक्टस आने से पहले कंपनी एक डीआरएसपी फाइल करती है, क्या फाइल करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ना, किसके पास जाता है, सेबी के पास जाता है, और सेबी उसको फाइनल करती है, तो क्या हो जाता है वो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी इशू करती है, कंपनी जारी करती है, किसको देती है, पब्लिक को नहीं देती है, सेबी को देती है, फिर सेबी फाइनल करता है, तो क्या हो जाता है ये। अच्छा, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी सीधे सीधे पब्लिक को नहीं दे सकती है, अब ये किसको देती है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, एसईसी, क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को। अब स्टॉक एक्सचेंज कमीशन जब इसको फाइनल कर, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन मतलब भाई किसी तो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट करने वाले हो तुम, किस पे करने वाले, उसके कमीशन को तो उसका कोई कमिटी होगा, अब स्टॉक एक्सचेंज कमीशन उसको फाइनल करेगा, तो फिर क्या होगा, आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू होगा। अब आप बताइए कि लिस्टिंग की पहले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है या फिर लिस्टिंग के बाद किया जा रहा है, अभी शेयर्स लिस्ट नहीं हुए हैं, सेबी ने फाइनल किया है, अभी तो लिस्ट कहाँ होंगे, स्टॉक एक्सचेंज, हमने किसके पास भेजा है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के पास, अगर ये सेटिस्फाइड होगा तब तो लिस्ट करेगा हमारे शेयर्स को। तो ये एक ऐसा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो शेयर्स के लिस्ट होने से पहले इशू करता है, कौन करता है, कंपनी करती है, तो हो जाएगा लिस्टिंग कंपनी बिफोर इशू ऑफ शेयर। अभी शेयर इशू नहीं हुआ है, अभी शेयर लिस्ट भी नहीं हुआ है, अभी लिस्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन 23, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल्ड अलोंग विथ सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं समझ में आएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर समझना पड़ेगा, और वो डिटेल लेक्चर कम से कम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पे मैंने 10 मिनट का लेक्चर दिया होगा, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस पे भी मैंने उसके एग्जांपल्स वगैरह भी बताए होंगे, तो वो आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। जो सारथी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक वैलिड होता है, जितने दिन तक प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा, कितने दिन तक, जितने दिन तक प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा उतने दिन तक क्या वैलिड होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसका हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। सूची पत्र नहीं कहते इसको, प्रविवरण कहते हैं, गलत दिया गया हिंदी में। अगला, अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड विद इन डैश डेज ऑफ डिलीवरिंग इट्स कॉपी टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। ध्यान से समझो, एक सूची पत्र को यानी एक प्रविवरण को डैश दिन के अंदर जारी किया जाना चाहिए पंजीकरण के लिए आरओसी को इसकी प्रति देने के साथ। मतलब क्या है, एक प्रोस्पेक्टस है, क्या है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपको कितने दिन में इशू करना है, किसको, आरओसी को, कितने दिन में आपको आरओसी को देना है, कितने दिन में आपको आरओसी को देना है, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, जनता को दे पाएंगे। तो पहले प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया ना, किसके पास जाता है, सेबी के पास, सेबी के बाद स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, उसके बाद आरओसी को दो, बड़ा झंझट है, इसके लिए अलग से वो कंपनी सेक्रेटरी होता है बेचारा, उसका बस यही काम होता है कि भाई अब शेयर्स लिस्ट करने वाले हम लोग, तो चलो लग जाओ 4 महीना से, 4 महीना से सीएफ साहब उसी में लगे हैं, कंपनी सेक्रेटरी साहब, और कुछ 4 एडवोकेट है जूनियर उनके साथ जो उनकी मदद करेंगे, और पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह बेचारा कर रहा है,
और पूरा क्या कर रहा है, फाइलिंग कर रहा है, कभी सेबी को दे रहा है, कभी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को दे रहा है, तो कभी आरओसी को दे रहा है। अब लास्ट में किसको देते हैं, आरओसी को। और आरओसी को देने, जिस दिन आरओसी को आपने दिया उसके कितने दिनों के बाद आपका प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए पब्लिक को। मतलब हमने क्या किया, पहले प्रोस्पेक्टस सेबी को दिया, उसके बाद एसईसी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को दिया, उसके बाद आरओसी को दिया। अब जिस दिन आरओसी को दिया उसके कितने दिन बाद आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं, किसको, पब्लिक को। कितने दिन बाद कर सकते हैं, 90 डेज। जिस दिन आपने शेयर्स आरओसी को, शेयर्स नहीं प्रोस्पेक्टस आरओसी को दिया है, रजिस्ट्रेशन के 90 डेज के बाद आप कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर ही आप कर सकते हैं क्या, किसको, पब्लिक को इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नाम सुना इसका, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। ये वो पसीना है जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी के टॉप एम्प्लॉइज ने निकाला है। कैसे, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए। तो कंपनी उनसे खुश होकर क्या कहती है कि बेटा हम तुमको दे रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब ये शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंटेड रेट पे दिए जा रहे हैं। अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपको कंपनी में इशू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी विशेष प्रस्ताव। क्यों भाई, एम्प्लॉय को ही तो शेयर देना है, बिना स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से क्यों नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में यानी सामान्य प्रस्ताव में 51%, 50% से अधिक का अप्रूवल चाहिए होता है। अब देखो कुछ लोग हैं कंपनी में, जैसे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं और कंपनी के एमडी भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब वो एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर है। ऐसे तमाम लोग होते हैं। तो पता क्या करते हैं सब चोर, कहते हैं सारे शेयर होल्डर से कि भाई देखो मैं एमडी हूँ, एक काम करो, और मैं शेयर होल्डर भी हूँ, तुम लोग ओआर पास करो और मेरे नाम पे फ्री में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दो और मैं तुमको कुछ बेनिफिट दे दूंगा। अब मान लो 50% लोग राजी हो गए, लेकिन 75% राजी होंगे क्या, भाई नहीं होंगे। 75% राजी नहीं होंगे, मतलब 50 लोग बेईमान हो सकते हैं, सगरी बेईमान थोड़ा ना होंगे। तो इसीलिए क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। मेरा तो मानना है इसमें क्या पास करना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, यानी एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें सब लोग सहमत हो, तब तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। लेकिन दिक्कत होता है ना, कुछ होंगे, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो उस एम्प्लॉय के विरोधी होंगे। जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे के विरोधी, तो कोई तो ऐसा शेयर होल्डर होगा जो उसका विरोधी होगा, तो वो नहीं चाहेगा। इसीलिए क्या है, यूआर नहीं रखा गया, क्या रखा गया है, एसआर रखा गया। इसके बीच में कोई, हाँ तो भाई अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, बेचारा गवर्नेंस के लिए हमने लॉ बना दिया, अब चोर लोग हैं तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड बाय। शेयर वारंट कौन इशू कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था शेयर वारंट इशू करने की अथॉरिटी केवल और केवल पब्लिक कंपनी के पास है। किसके पास है, शेयर वारंट प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, सार्वजनिक कंपनी। अगला, व्हेन डिड कंपनीज एक्ट 2013 कम इनटू फोर्स। अब ये बताएंगे हमको, आप नाम नहीं लेंगे, आप बताइए कंपनीज एक्ट 2013 फोर्स में कब आया था, कब लागू हुआ था कंपनी अधिनियम 2013। बच्चे जो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कंपनीज एक्ट 2013, आप सामने होते तो आपसे सामने से पूछते, अब पिटबो करते, अब पिटाएंगे आप। क्लास जैसे ही खत्म करूंगा उसके बाद आपकी बारी है, डंडा है बगल में। बताइए कंपनीज एक्ट 2013 कब लागू हुआ था, कब फोर्स में आया था, 30 अगस्त 2013। कब, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया था। क्या किया था, प्रेसिडेंट साहब ने कंपनीज एक्ट 2013 को पारित कर दिया था, मतलब साइन कर दिया था। आपको पता है हिंदुस्तान में कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले एक कमेटी बनती है, फिर वो कमेटी ड्राफ्ट तैयार करती है, ड्राफ्ट फिर पार्लियामेंट में भेजा जाता है, पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है मेजोरिटी के साथ, तब वो क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है तो क्या होता है, वो बिल अब एक्ट बन जाता है, वो विधेयक अब एक कानून बन जाता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने साइन कब कर दिया, 29 अगस्त को, लेकिन ये लागू कब से हुआ, 30 अगस्त 2013। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंपनीज एक्ट पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ है। मतलब लागू हो गया था, मतलब कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस लागू हो गए थे 30 अगस्त को, लेकिन सारे सेक्शंस लागू नहीं हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा कानून है, इसको लागू करने में टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कुछ दिनों बाद लागू होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर ही गलत दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 अगस्त 2013। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, 30 अगस्त 2013।
अब ये मत मानना ना कि यूनिवर्सिटी जो आप क्वेश्चन गलत है उसके लिए आपको फ्री में नंबर देगी। क्यों नहीं देगी फ्री में नंबर? क्योंकि आपके पास तो इतनी बुद्धि है कि अप्रोक्सीमेट आंसर को सही करो, जो सबसे पास वाला आंसर है। मैंने कहा ना कि एमसीक्यू में सही आंसर नहीं ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? बेस्ट आंसर ढूंढते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या है? 15 अगस्त तो हो नहीं सकता है, 30 अगस्त से बहुत दूर है, और सबसे पास 30 अगस्त के कौन है? 20 अगस्त है। वैसे तो ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी अपने ओर से नहीं देगी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल भी नहीं देगी आपको। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं यूनिवर्सिटी में। आपको क्या लगता है? नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। कई बार हुआ है। चलिए अगला इधर सुनिए। कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? कंपनी अधिनियम 2013 470 सेक्शन, याद रखिएगा। कितना? मैंने आपको बताया था 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल्स। कंपनी अधिनियम 2013 में 7 अनुसूचियां, 7 शेड्यूल्स हैं, 29 अध्याय, 29 चैप्टर्स हैं और 470 सेक्शन यानी 470 धाराएं हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जरूर आएगा। 29 द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? अच्छा तुम खुद सोचो, जब पहला डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, मतलब कंपनी विदाउट डायरेक्टर थी अभी तक, तो कब करना होगा? जब कंपनी बिल्कुल स्टार्ट हुई होगी। जब कंपनी बिल्कुल स्टार्ट हुई होगी। जब कंपनी बिल्कुल स्टार्ट हुई होगी तो कंपनी में ऑडिटर होगा क्या? कैसे ऑडिटर आ जाएगा भाई? तब कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का क्या रोल है? कंपनी तो रजिस्टर हो गई है, अब क्या रोल है इनका? कुछ नहीं। तो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स वगैरह होते हैं ना, वही जो शेयर होल्डर वगैरह, वो अपॉइंट करते हैं। किसको? कंपनी के पहले डायरेक्टर को। अच्छा अपॉइंट कौन होगा? ये नहीं में से कौन होगा अपॉइंट हो जाएगा। मतलब ये जो लोग है ना डायरेक्टर, आप शेयर होल्डर्स, इसी में से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव हाउ मेनी वुमेन डायरेक्टर? पहली चीज तो हर कंपनी को वुमेन डायरेक्टर नहीं रखना है, गलत बात। किसको रखना है? हर लिस्टेड कंपनी को रखना है, और हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़। कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है, हर लिस्टेड कंपनी को तो वुमेन डायरेक्टर यानी एक महिला निदेशक रखना है, लेकिन हर अनलिस्टेड कंपनी को नहीं रखना है। ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, और उसका टर्नओवर 300 करोड़ हो या 300 करोड़ से ज्यादा हो, तो ऐसी कंपनी को क्या अपॉइंट करना है? वुमेन डायरेक्टर। फिर से हर लिस्टेड कंपनी को करना है क्या? हर अनलिस्टेड कंपनी को करना है? नहीं भाई, हर अनलिस्टेड कंपनी को करना है। कब? जब उस अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 31 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनीज, कंपनी का पंजीयन कैसा होता है? तो भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन वेरी 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 कंपलसरी होता है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती। अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है केवल प्राइवेट कंपनीज के लिए या फिर केवल पब्लिक कंपनीज के लिए? नहीं भाई, कोई भी कंपनी बना रहे, चाहे आप 1% कंपनी बनाए, निधि कंपनी बनाए, प्राइवेट कंपनी बनाए, 1% कंपनी बनाए, पब्लिक कंपनी बनाए, गवर्नमेंट कंपनी बनाए, स्टैट्यूटरी कंपनी बनाए, पहले रजिस्ट्रेशन बाद में एग्जिस्टेंस, यानी पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आपका अस्तित्व आता है। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ रजिस्टर्ड कंपनी? इसमें से कौन सा रजिस्टर्ड कंपनी का फीचर है? तो भाई सभी के सभी हैं। रजिस्टर्ड कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए जाए, मेंबर मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है सारे मेंबर्स की, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सभी के सभी। 33 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम पे लिमिट है, कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 10 लाख रख लीजिए, 10 करोड़ रख लीजिए, 100 करोड़ रख लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी रिलायंस कंपनी, उसमें 35 लाख से 36 लाख लगभग शेयर होल्डर्स हैं, अभी 35 to 36 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब वो चाहे तो 10 करोड़ रख ले, 100 करोड़ रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो लिमिट।
अच्छा, अगर यही ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। अच्छा, 1% कंपनी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक, क्योंकि नाम ही क्या है, 1% कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। क्वेश्चन नंबर 34, द डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनीज। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करते समय, जो एक सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन करते समय जमा करना जरूरी नहीं होता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कौन जमा करता है? जिस कंपनी को लिस्ट होना है, जिस कंपनी को लिस्ट होना है या जो कंपनी लिस्ट हो चुकी है उसको प्रोस्पेक्टस जमा करना है। अब भाई हम तो पब्लिक कंपनी है, अभी तो हम पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुए हैं, तो हमको क्या जरूरी जमा करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा करना है। अब आप कहेंगे ये क्या है? DIR 12। पहले कुछ लोगों को जबरदस्ती कंपनी में निर्देशक बना दिया जाता था। जबरदस्ती मतलब उनकी कंसेंट के बिना कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि हम किसी कंपनी का डायरेक्टर बने? क्योंकि डायरेक्टर एक टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल होता है। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि मान लो कोई कंपनी भाई खराब है, वो कंपनी बाहर से बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से कोई गंदा काम करती है, कोई गलत काम करती है, तो हम उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए ROC ने कहा बेटा डायरेक्टर बनाने से पहले उसका कंसेंट लो। किसमें? DIR 12 नाम का फॉर्म है, उसमें आपका कंसेंट लीजिए और कंसेंट लेके जमा करिए अगर आप पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। किसमें है? पब्लिक कंपनी में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स टू बी वैलिड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद। पहले ट्रांसफर फिजिकली होता था। आपने एग्जाम मूवी देखा होगा, वेब सीरीज देखा होगा, स्कैम 1992। इसके अलावा एक और आया था स्कैम 2003 पे मूवी, वो नहीं देखा? स्कैम 1992 देखा ना, हर्षद मेहता वाली। उसमें क्या होता है? ये शेयर ले लो, शेयर ले लो, इसे लिया है वो पेज पे, कुछ तो पन्ना वन्ना है, कागज का टुकड़ा है, उसको ऐसे बेच रहे हैं लोग, स्टॉक शेयर्स। अब ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। अब कैसे होता है? आप ग्रो डाउनलोड कर लीजिए। भाई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो मन करे वो डाउनलोड करो। ग्रो है, ऑपस्टॉक्स है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी है वो मोतीलाल ओसवाल। तो अब ये जो कंपनियां क्या कर रही हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग। आप बटन दबाइए, शेयर खरीद लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके हर्षद मेहता की तरह हेलो ले लो, हाई ले लो, हाई ले लो, ये नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? बस बटन दबाना है, फोन में आपका शेयर खरीदा जाएगा। अच्छा, शेयर खरीदा गया तो शेयर रजिस्टर कहाँ होगा? डिपॉजिटरी के पास। किसके पास? आपके घर कभी पैन आया है? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट होते हैं पैन में? 11। अच्छा अच्छा, 10 डिजिट होते हैं। कौन ये कह रहा है? सुनो, डिपॉजिटरी जब आपके घर पैन आया होगा ना, तो पैन जिस चीज में पैक करके दिया होगा, ऊपर देखना उस पर या तो NSDL लिखा होगा या तो CDSL लिखा गया होगा। हाँ, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। हाँ हाँ, तो NSDL CDSL क्यों लिखा है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी आप बस इतना जानिए कि हमारे देश में जब भी कोई शेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी तो वो शेयर्स जाता किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी कौन हो सकती है? तो NSDL होगी या तो CDSL होगी। वो कंपनी पे डिपेंड करता है वो किसको हायर की है अपने काम के लिए। 36, एनी पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बाई। कोई भी पर्सन किसी कंपनी में मेंबर बन सकता है। किसके माध्यम से? बाई एग्रीमेंट इन राइटिंग, आपने एग्रीमेंट किया लिख के। दूसरा, गेटिंग हिज नेम एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, उसमें आपका नाम आ गया। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम, आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ शेयर्स, आपका नाम आ गया, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी तरीके हैं किसी कंपनी में मेंबर बनने के, किसी कंपनी में सदस्यता को लेने का। 37, द अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ना कि जो एप्लीकेशन पे आप पैसा ले रहे हैं ना, वो कितना होना चाहिए? कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होना चाहिए। 5% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकता। एप्लीकेशन मनी मतलब जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर का पैसा किस्तों में लेती है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी, फिर सेकेंड कॉल मनी। अब जब एप्लीकेशन मनी लेगी ना, तो कंपनी ने कहा कि अगर अगर आपका शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो कम से कम 5 रुपया तो एप्लीकेशन का होना चाहिए, उससे कम
नहीं हो सकता है। जबकि सेबी ने कहा है कि मैक्सिमम ये 25% हो सकता है। क्या कहा है सेबी ने? सेबी ने कहा है कि एप्लीकेशन मनी मैक्सिमम 25% हो सकता है, लेकिन कंपनी एक्ट ने कहा है मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए, 5%। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस? कौन प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? तो भाई पब्लिक कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी तो कर ही नहीं सकती है। और पार्टनरशिप फर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये बेचारा का प्रोस्पेक्टस इशू करके करेगा। 39, बस 2 क्वेश्चन और बचे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ्स इंटरवल बिटवीन 2 कॉल्स? कितने महीनों का गैप होना चाहिए 2 कॉल्स के बीच में? कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये क्या है? कॉल्स हैं। अब इन कॉल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 1 महीने का। कितना? यानी 30 डेज का। अब महीने में तो 31 दिन भी होते हैं, तो 1 महीना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके, अब जब आप पढ़ेंगे ना कंपनी एक्ट में, तो वहां पे लिखा गया 30 डेज, और महीना तो 31 डेज का भी होता है, तो 1 मंथ नहीं, यहाँ पे 30 डेज आंसर होना चाहिए, लेकिन 1 मंथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मंथ लगा सकते हैं। बीकॉम वालों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई, आप लॉ एक्सपर्ट नहीं है, आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तनी मनी लॉ पढ़ लो, इतने में संतोष करो, ठीक है। यू आर नॉट अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आओ, हम पढ़ाते हैं, तुमको कंपनी सेक्रेटरी बनाते हैं। CSCT की क्लासेस हो रही। क्वेश्चन नंबर 40, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी यूजुअली मींस? कंपनी के शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल। अगर किसी ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा हो, कोई पढ़ा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? ऑनलाइन वाले आप बताइए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े हैं? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या था? नॉन करेंट, सबसे पहले ऊपर क्या था? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके नीचे क्या था? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता था? इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता था और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता था। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को ही शेयर कैपिटल ही माना जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंपनी लॉ फर्स्ट के 40 MCQs जो 2022 में पूछे गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ये सारथी के बच्चों को भी मिलने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे भी जाने वाला है, सारे ही लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है, सारे ही लेक्चर्स आपको सारथी में मिल जाएंगे। और सारथी वाले बच्चे आपको पहले बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, अब देखेंगे कंपनी लॉ फर्स्ट का फोल्डर खोल के, तो आपको कम से कम 200 से 300 MCQs पहले अपलोड करा दिए गए हैं। और PYQs भी 90 क्वेश्चन, PYQ के एक पिछले साल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके पिछले साल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 90 क्वेश्चन वो हो गए और 300 क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो 400 क्वेश्चन टोटल आपको मिल रहा है। उस 400 क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कहना, उसी के अंदर सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन से पूछने वाली यूनिवर्सिटी 400 क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, और जिसने सारथी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के पास। कांटेक्ट नंबर है 7307242267, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, आज है हमारा बाल दिवस, प्रमोशन बहुत हो गया भाई, हाँ, बाल दिवस है हमारा, चिल्ड्रन डे है आज। तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड वेरी 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 हैप्पी चिल्ड्रन डे। आप लोग ज़िंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें, थोड़ा बहुत हमारा भी नाम वाम हो, थोड़ा बहुत हमको भी कुछ मिले, पैसा वैसा मिले। भाई आप लोग तरक्की करेंगे तो आपका नाम होगा, हमारा काम वाम कभी अटकेगा तो बस हम चले जाएंगे, कहेंगे बाबू हम वही अमृत सर हैं जो तुमको कंपनी लोग पढ़ाया करते थे बीकॉम 3rd सेमेस्टर में, तो याद आ जाएगा ना मेरा नाम। काम कर दोगे ना मेरा? तुमसे पूछ रहे हैं, काम कर दोगे? मान लो कल भाई तुम CA बन गए, तुम CS बन गए, तुम बाबू मान लो MBA बन गए, MBA कर लिया तुमने, तुम बाबू अपना कंपनी चला रहे हो, 4 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी बना दिया। अब भाई हमको तुम्हारी कंपनी से काम है, मान लो हम तुम्हारे क्लाइंट बन गए, क्लाइंट बन के गए तुम्हारी कंपनी के पास, तो भाई कुछ तो हमारी इज्जत लाज रखोगे। तुम्हारे अध्यापक रहे थे, अरे पैसा ले लेना भाई, हमारा काम पहले कर देना, पैसा बिना पैसा के कौन काम करता है। देखो यही होता है कॉमर्स वाले बच्चों का, भावनाएं नहीं इनके अंदर, प्रेम नहीं है अध्यापक के लिए, सब लूटना चाहते हैं अध्यापक को। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बाकी मिलते हैं कल। दैट्स इट।